अगर आप कहानियों की दुनिया में खो जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। स्वागत है आपका स्टोरी वोकल में, जहां हर आवाज एक कहानी कहती है। यहां मिलेंगी आपको रहस्यमयी रोमांचक कहानियां, जोश से भरी थ्रिलर सीरीज और ऐसे पात्र जो आपकी यादों में बस जाएंगे। और हाँ, हमारी आने वाली कहानियां और सीरीज आपको एक नई दुनिया में ले जाएंगी। तो इस जादुई सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से दोस्त एपिसोड सुन लेते पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे एक ही बात कहनी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अभी तक एक भी वीडियो 1000 लाइक तक नहीं पहुंची है। यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं, लाइक कर दो। और कहानी से जुड़ी हर एक्सक्लूसिव अपडेट, बिहाइंड द सीन और प्री रिलीज एपिसोड्स के लिए जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसा कि हम सुन रहे हैं हमारे पहले सुपर योद्धा ध्रुव शौर्य की कहानी। यह कहानी है ध्रुव शौर्य की, जो शक्तिदेव बनने के बाद अपने जीवन की अगली यात्रा पर निकलता है। दोस्तों, हम इस सीरीज का नाम रख रहे हैं ध्रुव शौर्य की कहानी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए, सामान्यतः किसी भी अभ्यासी के लिए जिसके पास हाई लेवल इंसानी रैंक तकनीक होती थी, एक अलिखित नियम लागू होता था जो उसे प्रतिबंधित करता था। वह नियम यह था कि उसे हाई लेवल इंसानी रैंक तकनीक का बेतरतीब ढंग से उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। अगर वे इसका इस्तेमाल करने पर अड़े रहे, तो उन्हें अंतहीन खाली जगह में ही ऐसा करना होगा, वरना किसी ताकतवर व्यक्ति द्वारा उन्हें जबरदस्ती रोक दिया जाएगा और वे अपनी आजादी खो देंगे। यहां तक कि तकनीक से जुड़ी उनकी यादें भी मिट जाएंगी। इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी ऐसा करने को तैयार नहीं होगा, इसलिए वे इस अलिखित नियम का पालन करेंगे। इससे यह देखा जा सकता है कि हाई लेवल इंसानी रैंक तकनीक कितनी भयावह थी कि दुनिया के शक्तिशाली लोग भी इसे दबाने की पूरी कोशिश करते थे। वर्धन ने सुंदर रोशनी कमल को देखा। उसका दिल भी बुरी तरह कांप उठा। ध्रुव की शक्ति बार बार उसके दिल पर आघात कर रही थी। इंसानी रैंक तकनीक के एक के बाद एक सेट, रोशनी आत्मा की सुरक्षा और दिव्य रोशनी की कृपा। इस तरह की स्थिति वाकई दूसरों को झटका देने के लिए काफी थी। आखिर यह आदमी कौन है? यहां तक कि उन 3 दलों ने भी कभी इतनी ताकतवर युवा पीढ़ी के सदस्य के बारे में नहीं सुना होगा। वह सचमुच एक राक्षस है। ध्रुव की अंतहीन चालों ने वर्धन को पहले ही कुछ हद तक सुन्न कर दिया था। उसके मुंह का कोना 2-3 बार जोर से फड़क उठा। ध्रुव को देखते हुए उसका चेहरा स्तब्ध रह गया। उसने मन ही मन ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो, भविष्य में ध्रुव का सामना करते समय वह अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, वरना वह सचमुच डर के मारे मर जाएगा। विनाशकारी शौर्य कमल के सामने श्वेत प्रकाश स्तंभ लगातार टूटता रहा। तुरंत ही वह आकाश में विलीन हो गया। रोशनी कमल ने श्वेत प्रकाश स्तंभ के अस्तित्व को नजरअंदाज कर दिया और सीधे उसमें घुसकर बादल चीरने वाले भेड़िए के विशाल शरीर की ओर बढ़ गया। दहाड़! नहीं, मानव, तुम ऐसा नहीं कर सकते। एक हाई लेवल इंसानी रैंक तकनीक का उपयोग हवा में किया जाना चाहिए और इस दुनिया में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। यदि तुम ऐसा करते हो तो दुनिया के मजबूत लोग तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। यदि तुम जीवित रहना चाहते हैं तो तुम्हें जल्दी से रुकना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं युद्ध के हथियारों को जेड और रेशम के उपहारों में बदलने के लिए भी तैयार हूं। तुम स्वर्गीय शाही दानव पुष्प, स्वर्गीय शाही जेड सार और उल्कापिंड ज्वाला रहस्यमय लोहा ले जा सकते हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को जाने की भी अनुमति दूंगा। अब से हम एक दूसरे को नहीं जानेंगे और अपनी जिंदगी जिएंगे। क्या तुम तैयार हो? इस क्षण बादल चीरने वाले भेड़िए का दिल आखिरकार घबरा गया। विनाशकारी शौर्य कमल की शक्ति के कारण 8 सितारा शक्तिदेव के रूप में उसके पास ध्रुव के सामने सिर झुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।
ध्रुव का शरीर थोड़ा लड़खड़ाया। हालांकि उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। इस बात को भूल जाइए कि वह इस समय विनाशकारी शौर्य कमल को वापस नहीं ले पा रहा था। अगर उसके पास यह क्षमता होती भी तो वह ऐसा क्यों करता? क्या यह दुनिया के अलिखित नियम के कारण हो सकता है? हाँ, तो बात ऐसी है। ये सुनकर मैं भी थोड़ा ललचा गया हूं। ध्रुव की बातें सुनकर बादल चीरने वाले भेड़िए का दिल अनायास ही धड़क उठा। उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। जब तक ध्रुव इस रोशनी कमल को वापस ले लेता, बादल चीरने वाले भेड़िए को पूरा विश्वास था कि वह ध्रुव को पल भर में मार सकता है। उस समय स्वर्गीय शाही जेडसार की तो बात ही छोड़िए, ध्रुव के शरीर पर मौजूद चीजें भी उसकी हो जाएंगी। हालांकि जैसे ही यह विचार उसके मन में कौंधा, ध्रुव के चेहरे पर ठंडी मुस्कान और गहरी होती गई। ध्रुव के बोलते ही उसके पीले चेहरे पर एक चंचल मुस्कान छा गई। बड़े अफसोस की बात है। ओ, अफसोस की बात क्या है? बादल चीरने वाले भेड़िए ने मौका देखकर पूछा। ध्रुव ने आगे कहा, एक बार विनाशकारी शौर्य कमल प्रज्वलित हो जाए तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। सब कुछ नष्ट करना ही उसका अंतिम परिणाम है। इसलिए कृपया इसे स्वीकार करें। उसकी आवाज सुनाई देने से पहले ही बादल चीरने वाले भेड़िए की अभिव्यक्ति अंतहीन क्रोध और हत्या के इरादे से बदल चुकी थी। तुमने मुझे धोखा दिया। ध्रुव ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सोचते सोचते उसके मुंह से एक वाक्य निकल गया। विनाशकारी शौर्य कमल, विस्फोट करो। यह एक हल्का फुल्का वाक्य था। बस कुछ ही शब्द थे, लेकिन एक पल में इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 5000 किलोमीटर के दायरे में फैला खाली स्थान बिखर गया। पहाड़ और नदियां नष्ट हो गईं। सारा जीवन शून्य में बदल गया। अनंत पहाड़ और नदियां भी पल भर में आईने की तरह बिखर गईं। पल भर में ही इस जगह से पूरी जगह गायब हो गई। बादल चीरने वाले भेड़िए द्वारा निर्मित वह असामान्य प्राकृतिक घटना भी एक जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गई। सब कुछ अत्यंत आदिम अंधकार में बदल गया था। जमीन पर खड़ा वर्धन पहले ही खाली जगह में उड़ा गया चुका था। इस पल उसने साफ तौर पर अपना तुरुप का पत्ता चलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। बस कुछ ही सांसों में वह ध्रुव के पास पहुंच गया था। टकराना। खाली जगह में तबले के आकार के रोशनी कमल की बाहरी परत, जो शून्यता की तरह गहरे काले रंग की परत थी, अंततः इस जगह के निरंतर कंपन को सहन करने में असमर्थ प्रतीत हुई। वह धीरे से नीचे गिर गई और पूरे कमल पुष्प से अलग हो गई। इस दृश्य ने बादल चीरने वाले भेड़िए को, जो पहले अपनी सारी जीवन आभा खो चुका था, तुरंत होश में ला दिया। उसकी लाल आंखें, जो धुंधली पड़ गई थीं, अचानक से प्रकाश की एक किरण से चमक उठीं। हाँ, मैंने पहले सोचा था कि यह एक भयावह हाई लेवल इंसानी रैंक तकनीक है, लेकिन अब पता चला है कि यह तो बस एक खोखला दिखावा वाला असफल उत्पाद है। हाँ, तुम साहसी इंसान ने मुझे बार बार धोखा देने की हिम्मत की है। देखो, आज मैं तुम्हें पूरी तरह से नष्ट करके राख में नहीं बदल देता। मैं अपने दिल में दबी नफरत का बदला जरूर लूंगा। ये तीखे और क्रूर शब्द निकलते ही पूरे वातावरण का तापमान अचानक गिर गया। एक सिहरन सी महसूस हुई। इस बादल चीरने वाले भेड़िए की क्रूरता का भी एहसास हुआ। विनाशकारी शौर्य कमल के परिवर्तन ने भी ध्रुव के दिल को अनायास ही झकझोर दिया। जिस विनाशकारी शौर्य कमल को पाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, वह सचमुच इतनी सहजता से बिखर गया। हालांकि अगले ही पल सभी गहरे काले कमल की पंखुड़ियां गिर जाने के बाद रोशनी कमल के चारों ओर घूमने लगीं। उसकी गति लगातार तेज होती गई। कुछ ही सांसों में वह ध्वनि की गति को पार कर गई। अंतरिक्ष में कुछ अदृश्य काले प्रकाश बिंदु रोशनी कमल की ओर एकत्रित हो रहे थे। अनजाने में ध्रुव को भी अपने दिल में एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसकी अंदरूनी शक्ति का एक अंश अनियंत्रित रूप से बाहर निकल रहा था।
हालांकि इसे जबरदस्ती निकाला गया था। फिर भी ध्रुव को जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे अंदरूनी शक्ति अपने आप ही उसके शरीर से निकल गई हो। जैसे ही ध्रुव की अंदरूनी शक्ति उसके शरीर से निकली, रोशनी कमल के केंद्र में अनंत काले प्रकाश के धब्बे एकत्रित हो गए। उनमें ध्रुव की अंदरूनी शक्ति का अंश समाया हुआ था। रोशनी कमल के भीतर अजीब ऊर्जा लगातार बदल रही थी। इस दृश्य ने ध्रुव और बादल चीरने वाले भेड़िए को कुछ हद तक मंत्रमुग्ध कर दिया। यह पहली बार था जब उन्होंने युद्ध तकनीक को इस्तेमाल के बाद भी विस्फोटित होते नहीं देखा था। फिर भी वहां मौजूद किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई जल्दबाजी करे। कौन जाने ये चीज अचानक फट जाए, उस वक्त कोई भी बच नहीं पाएगा। बस वर्धन का अभी भी पीला चेहरा कुछ गंभीर हो गया था। उसकी नजरें कभी कभी बगल में खड़े ध्रुव की ओर उठ जातीं। उसका दिल सदमे से भर गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वर्तमान स्थिति वह समय था जब एक तकनीक एक आत्मा में परिवर्तित हो जाता था और अपने निर्माता की आत्मा की इच्छा को आकार देता था। एक बार यह चरण पूरा हो जाने पर यह इंसानी रैंक तकनीक वास्तव में सर्वोच्च रचना होगी। यह सर्वविदित था कि एक बार इंसानी रैंक तकनीक का प्रयोग करने पर यह अपने रचयिता की आध्यात्मिक मायावी आकृति को एकत्रित कर लेता था। एक ओर यह तकनीक की शक्ति को बढ़ाता था, दूसरी ओर इसे पूर्ववर्तियों का स्मारक माना जा सकता था। हालांकि हर इंसानी रैंक तकनीक में यह आध्यात्मिक मायावी आकृति नहीं हो सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर निर्माता की क्षमता अपर्याप्त होती तो उस मायावी आकृति को एकत्रित करना असंभव होता। इसलिए हालांकि इंसानी रैंक तकनीक थी, लेकिन सच्चे इंसानी रैंक तकनीक बहुत कम थे। एक सर्वोच्च तकनीक बनाना इतना आसान कैसे हो सकता है? अगर किसी में पर्याप्त प्रतिभा और इच्छा शक्ति नहीं है, तो संभावना है कि वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक सच्चा इंसानी रैंक तकनीक नहीं बना पाएगा। यह आदमी थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। इस समय वर्धन के मुंह का कोना भी अनायास ही फड़क गया। वह जिस नजर से ध्रुव को देख रहा था, वह मानो किसी राक्षस को देख रहा हो। क्षण भर बाद रोशनी कमल के भीतर काले रंग का प्रकाश बिंदु धीरे धीरे स्थिर हो गया। दूर से उसे देखने पर ध्रुव और बादल चीरने वाले भेड़िए के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। प्रकाश बिंदु जिस आकृति को स्थिर कर चुका था, वह आश्चर्यजनक रूप से एक मानव आकार की भ्रामक आकृति थी। जैसे ही वह अपना मुंह खोलकर बगल में खड़े वर्धन से पूछने ही वाला था, ध्रुव के चेहरे के भाव एक बार फिर बदल गए। पल भर में वह नजर भी बदल गई जो वह उस मानव आकार की मायावी आकृति को देखता था। ध्रुव की नजर में मानव आकार की भ्रमकारी आकृति आश्चर्यजनक रूप से उसकी अपनी उपस्थिति थी। यह ध्रुव के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसके दिल में जो सदमा लगा था, उससे वह अपनी बात साफ साफ कह नहीं पा रहा था। बगल में खड़ा वर्धन बेबसी से मुस्कुराया। उसके मुंह का कोना हल्का सा फड़क उठा। उसने ईर्ष्या भरी नजरों से ध्रुव को देखा। उसके लहजे से उसकी वर्तमान मनोदशा का पूरा पता चल रहा था। यह एक पाठ पास तकनीक आत्मा परिवर्तन है। केवल अभी तुम्हारी तकनीक को एक वास्तविक हाई लेवल इंसानी रैंक तकनीक माना जा सकता है। उसकी आवाज तेज नहीं थी। हालांकि इससे ध्रुव और बादल चीरने वाले भेड़िए के हाव भाव तुरंत बदल गए। स्वाभाविक रूप से ध्रुव के बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। जहां तक बादल चीरने वाले भेड़िए की बात है, तो जो आभा अभी वापस आई थी, वह वर्धन के शब्दों से तुरंत बुझ गई। जैसे लोहे का एक लाल गर्म टुकड़ा अचानक बर्फ के पानी में फेंक दिया गया हो। तकनीक का आत्मा परिवर्तन नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह बिल्कुल असंभव है। तुम जैसा इंसान जो अभी 3 सितारा शक्तिदेव है, तकनीक का आत्मा परिवर्तन कैसे कर सकता है? असंभव।
यह जरूर कोई झूठ होगा जो तुमने जानबूझकर गढ़ा है, क्योंकि तुम्हें मुझे एक ही वार में मार डालने का भरोसा नहीं है। यह सब मुझे धोखा देने और मेरा आत्मविश्वास डगमगाने के लिए है। इसके बाद तुम मुझे एक ही वार में मारने के लिए इस पहले से ही असफल इंसानी रैंक तकनीक का इस्तेमाल करोगे। क्या मैं सही हूं? तुम्हारी चालें मुझे एक भव्य 8 सितारा शक्तिदेव को कैसे धोखा दे सकती हैं? हाँ हाँ, मुझे मारना चाहना केवल इच्छाधारी सोच है। तकनीक आत्मा परिवर्तन की भीषण बमबारी के कारण बादल चीरने वाले भेड़िए का दिल वास्तव में बलपूर्वक दबा हुआ था। वह धीरे धीरे तीव्र और उन्मत्त होता गया। अपने दिल में वह उस गौरव की कल्पना करता रहा जब उसने ध्रुव और वर्धन को मार डाला था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि हकीकत हकीकत होती है। चाहे वह अपने दिल में कितना भी यकीन न करे, बादल चीरने वाला भेड़िया आज मौत से बच नहीं पाएगा। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? अब तुम्हें भरोसा नहीं है कि मैंने सही अनुमान लगा लिया है? आओ, तकनीक आत्मा परिवर्तन, उच्च इंसानी रैंक तकनीक का शिखर। आओ और मुझे मार डालो। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो मैं फिर से एक इंसान में बदल जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, पागलों की तरह हंसते हुए बादल चीरने वाला भेड़िया एक बार फिर इंसान में बदल गया। उसकी बाहें फैली हुई थीं और उसका चेहरा एक असहनीय पागलपन से भरा हुआ था। इसे देखने वाले लोग अनायास ही तिरस्कार भरी हंसी उड़ाते थे। ध्रुव और वर्धन ने भी अनायास ही अपना सिर हिला दिया। ऐसी देखने वाले लोग अनायास ही तिरस्कार भरी हंसी उड़ाते थे। मानसिक स्थिति में संभावना यही थी कि अगर वे उसे सचमुच छोड़ भी दें तो भी इस जीवन में उसका यही अंत होगा। वर्धन के मुंह का कोना थोड़ा सा फड़क गया। उसने एक बार फिर बगल में खड़े ध्रुव की तरफ देखा। उसके हाव भाव कुछ अस्वाभाविक से लग रहे थे। फौरन उसने गणराज की तरफ देखा, जो पहले से ही पागल हो चुका था, और अनायास ही उसके दिल में आह भर गई। यह सचमुच अप्रत्याशित है कि कोई इस आदमी से सिर्फ परिचित होने के बाद ही इतना डर गया है कि पागल हो जाए। मुझे सचमुच नहीं पता कि भविष्य में उसके साथ कैसे बातचीत करूं। ध्रुव ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसके दिल में एक विचार कौंधा। हवा में लटका रोशनी कमल अचानक तेजी से बादल चीरने वाले भेड़िए की ओर बढ़ा। दूसरी ओर ध्रुव चुपचाप वहीं खड़ा सब कुछ देख रहा था जो होने वाला था। टकराना, एक शक्तिशाली वायु तरंग जो खाली जगह को नष्ट कर सकती थी, अचानक अलग हो गई। ध्रुव के मन में एक विचार आया और वायु तरंग स्वतः ही वर्धन से अलग हो गई। हालांकि उस भयावह उच्च तापमान ने वर्धन के दिल को अभी भी बेहद डरा दिया था। हवा की पहली लहर के विलीन होने से पहले ही विस्फोट के केंद्र से हवा की एक और लहर चारों दिशाओं में फैल गई। जहां भी वह गुजरी, पृथ्वी एक अंतहीन खाई में बदल गई। बादलों के पार आसमान में लटकता चिलचिलाता सूरज किसी पुराने बल्ब की तरह मंद और प्रकाशहीन सा लग रहा था। जो सूरज की रोशनी पूरे आसमान को रोशन करने के लिए काफी थी, वो भी मानो किसी अंतहीन खाई में डूब गई हो और कहीं नजर न आ रही हो। वह घना अंधेरा स्थान और भी गहरा और खाली लग रहा था। यह दुनिया से पूरी तरह अलग हो चुकी थी। सब कुछ किसी और दुनिया का हिस्सा था। शून्य, मौत जैसा सन्नाटा, मानो अराजकता हो। बूम! गर्म लपटों की लहर अचानक ध्रुव और वर्धन के शरीरों के ऊपर से गुजरी। यह तो बस तीसरे स्तर का विस्फोट था। हालांकि इस समय 5000 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ ध्रुव और वर्धन की आभा ही बची थी। जैसे ही प्रचंड रोशनी आगे बढ़ी, एक शक्तिशाली दबाव जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता था, अचानक दुनिया के इस तरफ से नीचे की ओर दबाव डालने लगा। अच्छा नहीं, वर्धन, सावधान। हालांकि ध्रुव पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन वर्धन दबाव से तुरंत ही चकनाचूर हो गया। ध्रुव की चेतावनी के बावजूद यह कोई फायदा नहीं हुआ। पूरी ताकत के सामने
सावधानी बरतने जैसी कोई बात नहीं थी। वर्धन के बुरी तरह घायल शरीर को देखते हुए यदि नीचे की जमीन पहले से ही खाई में तब्दील न हो गई होती तो केवल दबाव ही उसे तुरंत कुचल कर नष्ट करने के लिए पर्याप्त होता। ध्रुव स्वाभाविक रूप से इस दबाव का विरोध करना चाहता था और वर्धन की रक्षा करना चाहता था। दुर्भाग्य से इस दबाव की ताकत अब ऐसी नहीं रही जिसे ध्रुव अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सके। इसके स्वामी होने के बावजूद अपनी वर्तमान शक्ति से इस विनाशकारी शौर्य कमल को पूरी तरह से नियंत्रित करना उसके लिए असंभव था। विनाशकारी शौर्य कमल पर नियंत्रण पाने के बाद खुद को इससे प्रभावित होने से बचा पाना ही ध्रुव के लिए सबसे अच्छा परिणाम था। कुछ चमक के बाद ध्रुव गिरते हुए वर्धन के पास आ गया था। उसने एक हाथ से उसे जोर से ऊपर खींच लिया। तभी ध्रुव ने वर्धन से माफी मांगी। भाई वर्धन, मैंने आपको लगभग नुकसान पहुंचा दिया है। यह अप्रत्याशित है कि इस विनाशकारी शौर्य कमल को नियंत्रित करना अभी भी इतना कठिन है, जबकि इसमें पहले से ही मेरी अंदरूनी शक्ति है। वर्धन बड़ी मुश्किल से मुस्कुराया। अपने अनुभव के कारण उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि हाई लेवल इंसानी रैंक तकनीक कितनी शक्तिशाली होती है। ध्रुव के लिए इसे पूरी तरह से नियंत्रित करना इतना आसान कैसे हो सकता है? बूम! उन दोनों ने अभी बात ही की थी कि कमल के मूल की अंतिम परत सैकड़ों, हजारों फीट ऊंचे खाली स्थान में फट गई। एक अंतहीन दबाव, जो विशाल और शक्तिशाली से भी बढ़कर था, अचानक उन दोनों के सिर पर आ गिरा। यह हमला निश्चित रूप से तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं कर पाएगा। अगर उन पर हमला हुआ तो ध्रुव के लिए भी मौत से बचना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले कि ध्रुव कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, दुनिया को तोड़ने वाला प्राचीन दबाव उस जगह पर छा चुका था जहां वे दोनों थे। अंतहीन खाई और भी गहरी हो गई थी। एक आदमी काले वस्त्र पहने घने पहाड़ी जंगल के बीच एक हरी चट्टान पर बैठा था। उसके शरीर में शुद्ध प्राकृतिक ऊर्जा के धागे निरंतर प्रवाहित हो रहे थे। एक क्षण बाद उस आदमी की पलकें हल्की सी कांप उठीं। उसने तुरंत अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों की गहराई से अचानक एक खूबसूरत रोशनी की रोशनी निकली, जिसने उसके सामने कुछ दर्जन फीट दूर एक विशाल प्राचीन वृक्ष को धूल के ढेर में बदल दिया। आदमी के पैर कांपने लगे। उसका बैठा हुआ शरीर अचानक जमीन से उठा। वह खड़ा हुआ और उसकी नजर वर्धन पर पड़ी, जो अभी अपनी साधना अवस्था से बाहर आया था। ये दो लोग ध्रुव और वर्धन थे, जो उस दिन विनाशकारी शौर्य कमल के पूरी तरह से भड़क जाने के बाद बाल बाल बच गए थे। इस लड़ाई के बाद उन दोनों के बीच का रिश्ता पूरी तरह से जाना पहचाना हो गया था। उनका रिश्ता बेहद गहरा था और कहा जा सकता था कि वे ऐसे दोस्त थे जो जिंदगी मौत साथ साथ चलेंगे। अब जब उनकी नजरें मिलीं तो एक नजर में ही वे एक दूसरे को समझ गए। ध्रुव ने अपना हाथ घुमाया और उसकी हथेली में एक पन्ना हरा पत्थर दिखाई दिया। उसे देखते ही वर्धन की आंखों के भाव अनायास ही बदल गए। उसकी नजर ध्रुव की ओर गई और ध्रुव की आंखों में एक उदासीन भाव देखा। जाहिर है, उसका इस स्वर्गीय शाही जेडसार को पाने का कोई इरादा नहीं था। इस वजह से वर्धन को अनायास ही थोड़ा अफसोस भी हुआ। अब तक भी वह ध्रुव पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहा था। वह सचमुच थोड़ा छोटी सोच वाला था। ध्रुव को इसकी कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार बहुत कम लोग ही होते हैं जो प्राकृतिक खजाने के सामने उदासीन रह पाते हैं। वर्धन के मन में ऐसे विचार आना स्वाभाविक ही था। वह स्वाभाविक रूप से समझ सकता था। ध्रुव ने हवा में हाथ लहराया और उसके सामने एक विशाल दरार दिखाई दी। उसने अपना हाथ उसमें डाला और एक बार फिर जोर से खींचा। 30 फुट लंबी एक काली रहस्यमयी धातु ध्रुव ने हवा में खींची और जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ी। उल्कापिंड ज्वाला रहस्यमय लोहा स्वाभाविक रूप से अतुलनीय रूप से भारी थी। जैसे ही वह जमीन पर गिरी, उल्कापिंड ज्वाला रहस्यमय लोहे का आधे से ज्यादा हिस्सा जोर से जमीन में धंस गया।
उल्कापिंड की रोशनी जैसी रहस्यमयी लोहे के भयावह भार ने उस क्षण कुछ मील के दायरे में फैली जमीन को अचानक हिला दिया। रहस्यमयी लोहे के आसपास की जमीन भी हिलका हाट गई, जिससे मकड़ी के जाले जैसी कई बड़ी दरारें पड़ गईं। ये दरारें इतनी गहरी थीं कि नीचे का भाग दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर वर्धन की आंखों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। हालांकि उसने उल्कापिंड जैसी रहस्यमयी लोहे के बारे में काफी कुछ सुना था, लेकिन उसे आज इसे देखने के बाद ही समझ आया कि आसमान और धरती को हिला देने का क्या मतलब होता है। दुनिया में उतरने की शक्ति ही लोगों को हिलाने में सक्षम थी। अगर इसमें शक्ति की सक्रियता भी जोड़ दी जाए तो क्या हम स्वर्ग से मुकाबला नहीं कर पाएंगे? हालांकि जब वर्धन ने इसके बारे में सोचा तो वह ध्रुव की भयानक ताकत से हैरान रह गया। वह इस उल्कापिंड जैसी रहस्यमयी धातु की शक्ति का अनुभव पहले ही कर चुका था। फिर भी इसे ध्रुव एक ही हाथ से हिला सकता था। कहना ही होगा कि ध्रुव की शक्ति वाकई भयावह थी। हकीम और युद्ध शक्ति की लड़ाई। यह आदमी सचमुच एक शुद्ध राक्षस है। यदि ऐसा व्यक्ति उसका प्रशिक्षण लक्ष्य बन जाता तो संभवतः उसे भविष्य में प्रशिक्षण जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस पल वर्धन का दिल कुछ देर के लिए अवाक रह गया। उसने मन ही मन भावुक होकर आह भरी और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। आखिरकार अगर उसे ध्रुव जैसे राक्षस से मुकाबला करना पड़ा तो मुमकिन है कि उसकी प्रशिक्षण की इच्छा ही खत्म हो जाए। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भाई वर्धन हथियार बनाने की कला में निपुण है? अचानक ध्रुव की आवाज वर्धन के कानों में पड़ी। वर्धन के चेहरे पर हल्की सी घबराहट हुई। तभी वर्धन ने प्रतिक्रिया दी। मरम्मत और हथियार बनाना दो बिल्कुल अलग अलग तकनीकें थीं। हालांकि ध्रुव में एक शक्तिशाली अंदरूनी शक्ति थी, फिर भी वह इस मामले में असहाय था। वर्धन ने बोलने के लिए अपना मुंह खोलने से पहले अजीब तरह से मुस्कुराया। मैं भाई ध्रुव से यह बात नहीं छिपाऊंगा। बचपन से ही मैंने अपना सारा ध्यान ट्रेनिंग पर लगाया है, इसलिए मैं हथियार बनाने की कला सीखने में सचमुच असमर्थ हूं। यह सुनकर ध्रुव की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। अगर ऐसा है तो तलवार की मरम्मत शायद भविष्य में बहुत दूर होगी। हथियार बनाने की कला गोलियां बनाने से अलग थी। हालांकि दोनों में अंदरूनी शक्ति और दिव्य रोशनी का समावेश था। फिर भी अगर उनमें वास्तविक अंतर करना हो तो अंतर बहुत कम नहीं था। एक हकीम ने लोगों को बचाने के उद्देश्य से स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को एक गोली में मिला दिया। दूसरी ओर एक हथियार बनाने वाले ने हत्या के उद्देश्य से दिव्य वस्तुओं को तीखे ब्लेडों में परिशोधित किया। इसलिए दोनों के सार को देखते ही पता चल गया कि वे पहले से ही पूरी तरह विपरीत थे। उनका मेल बिठाना आसान नहीं था। जब वर्धन ने ध्रुव के चेहरे पर चिंतित भाव देखा तो उसके मुंह के कोनों पर एक आरामदायक मुस्कान उभर आई और उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। भाई ध्रुव, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही मैं हथियार बनाने की कला नहीं जानता, इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे नहीं जानते। ध्रुव की आंखें चमक उठीं और उसने अचानक अपना सिर उठाकर वर्धन को घूरा। उसके हाव भाव बेहद भावुक थे। उसकी नजर वर्धन को देखने के लिए बेताब थी, इसलिए वर्धन उसे और ज्यादा उलझन में नहीं रख सका। उसके मुंह के कोने हल्के से फड़क गए और उसकी गर्दन अनायास ही पीछे की ओर झुक गई। उसका गला लड़खड़ा गया और उसने गुजी जैसी आवाज निकाली। उसके मुंह से एक मुस्कान निकली और फिर वर्धन ने जल्दी से बोलने के लिए मुंह खोला। वह व्यक्ति प्राचीन नील शहर में है। लोग उसे बूढ़ा लोहार कहते हैं। वह तुम्हारे इस काली तलवार को ठीक करने में सक्षम होना चाहिए। यह सुनकर ध्रुव की भावनाएं आखिरकार शांत हो गईं। हालांकि उसकी पुतलियों की गहराई में अभी भी एक उत्कट चमक टिमटिमा रही थी। काली तलवार का मामला अस्थायी रूप से समाप्त हो गया था। ध्रुव ने भी अपनी नजर दूर क्षितिज की ओर घुमाई। वह प्राचीन नील शहर की दिशा थी। भाई ध्रुव, क्या आप आगे प्राचीन नील शहर जाने की योजना बना रहे हैं? ध्रुव के मुंह के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई
उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दौड़ गई। उसने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं मूल रूप से प्राचीन नील शहर जाने की योजना बना रहा था। इसके अलावा वहां कोई मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए मैं किसी और को नहीं ढूंढ सकता। इसके अलावा भकाली तलवार की अभी भी मरम्मत की जरूरत है। इस बार मैं प्राचीन नील शहर जाऊंगा और एक ही बार में सब कुछ निपटा दूंगा। उसकी आंखों के भाव हल्के से झिलमिला उठे। जब ध्रुव ने बताया कि कोई उसका इंतजार कर रहा है, तो वह स्वाभाविक रूप से उसके शब्दों में छिपी हुई निर्मम हत्या की भावना को सुन सकता था। वह अपने दिल में उस व्यक्ति के लिए दया महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। उसे सभी लोगों को भड़काने के बजाय क्या उसे अपने बगल में इस राक्षस को भड़काना ही था? विषय बदलते हुए वर्धन ने एक बार फिर पूछने के लिए अपना मुंह खोला, भाई ध्रुव, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इस बार हकीमों की महान मुलाकात में भाग लेने जा रहे हैं, जो हर 5 साल में एक बार आयोजित होती है? अगर ऐसा है, तो मुझे लगता है कि इस साल की हकीमों की महान मुलाकात काफी दिलचस्प होगी। यह सुनकर ध्रुव की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसने आश्चर्य से वर्धन की ओर देखा और पूछा, हकीमों की महामुलाकात? मुझे आश्चर्य है कि क्या वहां रैंक 10 की गोली का नुस्खा मिल सकता है। वर्धन के चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट थी। फिर उसके मुंह का कोना फड़क उठा। रैंक 10 की गोली का नुस्खा? क्या तुम्हें लगता है कि यह मध्य क्षेत्र है? रैंक 10 की गोली के नुस्खे क्या इतने बेकार हैं? वर्धन ने अजीब भाव से ध्रुव की तरफ देखा। वह मन ही मन कुछ अवाक था। उसने मुंह खोलने से पहले अपने होंठ सिकोड़े और कहा, रैंक 10 की गोली का नुस्खा? दक्षिणी क्षेत्र की सीमा की तो बात ही छोड़िए। मुझे डर है कि दक्षिणी क्षेत्र के बुहार शहर में भी यह नहीं है। ध्रुव की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके चेहरे के भाव भी थोड़े बदल गए। साफ जाहिर था कि वो वर्धन के जवाब से बहुत हैरान था। ध्रुव के पूछने का इंतजार किए बिना वर्धन ने आगे कहा, इस स्थान पर हाई रैंक की गोली का नुस्खा संभवतः केवल रैंक 3 गोली का नुस्खा है। हम एक रैंक 3 की गोली का नुस्खा, है ना? ऐसा लगता है कि इस जगह में भी एक रैंक 10 गोली का नुस्खा इस दुनिया में अद्वितीय है। यद्यपि रैंक 10 की कोई गोली का नुस्खा नहीं है, फिर भी ऐसा कहा जाता है कि इस हकीमों की महान मुलाकात के विजेता को रैंक 6 की गोली के नुस्खे का अवशेष प्राप्त होगा। यद्यपि कोई रैंक 10 की गोली का नुस्खा नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति हकीम मुलाकात में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सक्षम है, तो वह रैंक 6 गोली के लिए अवशेष गोली नुस्खा प्राप्त करने में सक्षम होगा। वर्धन की आवाज खास तौर पर भारी थी जब उसने रैंक 6 की गोली के बारे में बात की। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर ध्रुव के दिल में दिलचस्पी जगाने की कोशिश कर रहे थे। ओह, यह तो रैंक 6 गोली का नुस्खा है। हालांकि यह एक अवशेष है, लेकिन अगर इसका अच्छा इस्तेमाल किया जाए तो एक नई तरह की गोली को समझने और उसे परिष्कृत करने में सक्षम हो सकते हैं। ध्रुव पहले तो हैरान हुआ, फिर धीरे से हंसा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, नई गोलियों को समझने के लिए गोली के नुस्खे का इस्तेमाल करना हकीमों द्वारा अक्सर विकसित होने का एक तरीका था। अक्सर इस तरीके से हकीमों में काफी सुधार होता था। ज्यादातर हकीमों के लिए यह वाकई विकास का एक बहुत अच्छा तरीका था। ठीक वैसे ही जैसे रैंक 8 के हकीम ने जीवन भर की अपनी समझ, जो ध्रुव ने वायना दल छोड़ने से पहले लिहान के लिए छोड़ी थी। इसमें गोलियां बनाने के बारे में कई अंतर्दृष्टियां निहित थीं। अगर लिहान इसे ध्यान से समझ पाता, तो इससे उसके गोली बनाने के हुनर को अनगिनत लाभ होते। ध्रुव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी पुतलियों में लपटें टिमटिमा रही थीं और नाच रही थीं। वह ध्रुव इस हकीमों की महान मुलाकात में जरूर हिस्सा लेने वाला था। तो बात कुछ ऐसी है, उस स्थिति में मुझे मूल मार्शल दुनिया के हकीमों से मिलना है। जब से ध्रुव शक्तिदेव बना था, उसे अपने बराबर की ताकत वाला कोई हकीम ढूंढने का मौका नहीं मिला था।
इस वजह से ध्रुव मन ही मन कुछ उदास सा महसूस कर रहा था। अब जब उसके पास ऐसा मौका था, तो ध्रुव स्वाभाविक रूप से इसे नहीं चूकेगा। उसने आकाश की ओर एक लंबी गर्जना की। उसकी हड्डियों में छिपे गर्व ने उसे गति प्रदान की और वह आकाश की ओर दौड़ पड़ा। उसकी आभा एक लंबे इंद्रधनुष में बदल गई। वह विशाल आभा आकाश को भेदती हुई फैल गई। हाँ हाँ, ऐसा लग रहा है कि भाई ध्रुव पहले से ही इस हकीमों की महान मुलाकात में भाग लेने के लिए दृढ़ हैं। चूंकि ऐसा है, इसलिए मैं पहले विदा लूंगा। अगर भविष्य में कोई अवसर मिला, तो मैं, वर्धन, भाई ध्रुव के साथ जरूर सहयोग करूंगा। वर्धन के मन में भी ध्रुव की वीरता को आसमानों तक पहुंचते देखकर आत्मविश्वास जाग उठा। इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा और सीधे मुंह खोलकर बोल पड़ा, ओह भाई वर्धन, क्या आप प्राचीन नील शहर को देखने नहीं जा रहे हैं? ध्रुव को भी आश्चर्य हुआ कि वर्धन प्राचीन वीरानी जंगली क्षेत्र के प्राचीन नील शहर में नहीं गया। वर्धन ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मैं, वर्धन, स्वाभाविक रूप से भाई ध्रुव को हकीमों की महान मुलाकात में भाग लेते हुए देखने आऊंगा। हालांकि मुझे वर्तमान में कुछ छोटे मामलों में भाग लेना है, इसीलिए मैं भाई ध्रुव के साथ यात्रा नहीं कर सकता। हालांकि मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जब आप मंच पर जाएंगे तो मैं निश्चित रूप से किनारे से देखूंगा। यह सुनकर ध्रुव खिलखिलाकर हंसा। वह वीरतापूर्ण ढंग से जोर से हंसा। हाँ हाँ, उस स्थिति में मैं भाई वर्धन के प्राचीन नील शहर में आगमन की प्रतीक्षा करूंगा। मैं भाई वर्धन की सुगम यात्रा और सुरक्षित वापसी की भी कामना करता हूं। दोनों के बीच कुछ और बातचीत हुई। उसके बाद ध्रुव ने वर्धन की ओर अपनी मुट्ठियां उठाते हुए कहा, भाई वर्धन, हम फिर मिलेंगे। भाई ध्रुव, हम फिर मिलेंगे। ध्रुव का शरीर तेजी से बादलों के बीच से उड़ता हुआ नजदीकी शहर की ओर चला गया। बुजुर्ग घोरस, आपको क्या लगता है उस चीज का क्या नाम है जिसका इस्तेमाल वर्धन ने पिछले दिनों किया था? यह किसी को भी हजारों मील दूर जबरदस्ती स्थानांतरित कर सकती है। क्या यह आयामी संरचना हो सकता है? ध्रुव की बातें सुनकर घोरस जोर से हंस पड़ा। जाहिर था कि उसे ध्रुव की बातों से बहुत ठेस पहुंची थी। ध्रुव एक जिज्ञासु बच्चे की तरह बेतुके अंदाज में हंसा। घोरस के जवाब का इंतजार करते हुए उसका चेहरा उलझन से भरा हुआ था। काफी देर बाद घोरस ने धीरे धीरे अपने दिल की हंसी दबाई। उसने एक लंबी आह भरी और हंस दिया। मुझे डर है कि तुम इस दुनिया में एकमात्र अज्ञानी व्यक्ति हो। हाँ हाँ, आयामी संरचना। उस बदमाश की पृष्ठभूमि को देखते हुए वह आयामी संरचना जैसी छोटी चीज का उपयोग क्यों करेगा? ओहो, घोरस के शब्दों ने ध्रुव को वर्धन के बारे में नई राय दी। वर्धन की पृष्ठभूमि वास्तव में असाधारण थी। हे, क्या आपको लगता है कि मूल मार्शल दुनिया में तुम्हारी उम्र में हर कोई शक्तिदेव बन सकता है? क्या तुम सचमुच सोचते हैं कि शक्तिदेव कमजोर गोभी हैं? घोरस ने ध्रुव के मन की बात पहले ही भांप ली थी। उसने विषय बदल दिया और वर्धन की ताकत का जिक्र किया। इन शब्दों से ध्रुव थोड़ा उलझन में पड़ गया। मुझे डर है कि वह बच्चा सिर्फ प्रशिक्षण के लिए मध्य क्षेत्र से आया है। दक्षिणी क्षेत्र की कुछ ही बड़ी ताकतों की पृष्ठभूमि इतनी मजबूत है, इसके बारे में सोचना भी मत। इसके अलावा उस दिन उसने जो इस्तेमाल किया वह कोई आयामी संरचना नहीं था। तुमको पता होना चाहिए कि आयामी संरचना जो लोगों को हजारों मील दूर भेज सकते हैं, वे स्थिर होते हैं और उन्हें इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता। इससे पहले कि ध्रुव कुछ और पूछ पाता, घोरस ने जल्दी से कहा, उस बदमाश ने उसका इस्तेमाल किया। उस बदमाश ने एक सीमा भेदक मन का इस्तेमाल किया था, जिसे एक ताकतवर योद्धा ने आयाम की शक्ति से बनाया था। यह बलपूर्वक शून्य को भेद सकता है और एक पल में हजारों मील की यात्रा करने में सक्षम बनाता है। बड़े दलों में ताकतवर योद्धा अपने कनिष्ठों के लिए कुछ न कुछ जरूर तैयार करते हैं। बेशक इस आयामी मनके को इच्छानुसार संघनित नहीं किया जा सकता। यहां तक कि ताकतवर लोगों की भी सफलता दर केवल 1/3 ही है।
इसके अलावा अगर कोई इसे सफलतापूर्वक संघनित भी कर लेता है तो भी इसमें बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होगी। आमतौर पर पूरी तरह से ठीक होने से पहले किसी को कुछ महीनों तक आराम करने की आवश्यकता होगी। इसलिए जब तक कि यह एक मजबूत आधार वाला दल न हो, भले ही उनके पास एक मूल परिवर्तन रैंक योद्धा हो, उनके लिए ऐसी वस्तु को परिष्कृत करना बहुत दुर्लभ है। आखिरकार कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि अन्य दल उन्हें नष्ट करने के लिए उनकी कमजोरी का फायदा नहीं उठाएंगे। इसलिए इस आयामी मनके का उत्पादन दयनीय रूप से कम है, जिसके कारण इस दुनिया में इसकी उच्च मांग है। चूंकि वह बदमाश इसे आसानी से बाहर निकालने में सक्षम था, इसका मतलब है कि वह जिस दल से संबंधित है उसके पास केवल एक मूल परिवर्तन रैंक योद्धा ही नहीं है। घोरस की बात सुनकर ध्रुव को सब समझ आ गया। वर्धन की पहचान शायद असाधारण थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने बादल चीरने वाले भेड़िए का सामना करने के लिए अकेले यहां आने की हिम्मत की। आगे बढ़ रहा ध्रुव का शरीर रुक गया। उसने अपना सिर घुमाया और अंतहीन पर्वत श्रृंखला के गहरे क्षेत्रों को देखा। उस जगह एक विशाल अंधेरा क्षेत्र था जो दुनिया से स्वतंत्र था। दुनिया के लिए भी उसे मिटाना मुश्किल था। विनाशकारी शौर्य कमल के पूरी तरह से फट जाने के बाद यही बचा था। विनाशकारी शौर्य कमल से निकली शक्ति ने पूरे क्षेत्र को बलपूर्वक निगल लिया था, जिससे वह इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो गया था। जहां तक अंतहीन अंधकार का सवाल है, तो उसे पूरी तरह से खत्म होने में कम से कम आधा साल लगेगा। लगता है कि भविष्य में विनाशकारी शौर्य कमल का यूं ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, वरना यह सचमुच दुनिया के योद्धाओं को आकर्षित कर सकती है। मुझे डर है कि उस समय बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। युद्ध के बाद विनाशकारी शौर्य कमल के इस विस्फोट को देखकर ध्रुव भी बेहद स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक इंसानी रैंक तकनीक वास्तव में इतनी शक्तिशाली शक्ति का प्रदर्शन कर सकती है। यहां तक कि जिसने इसे नियंत्रित किया था, उसे भी इसे नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही थी। ठीक है, इसकी इतनी ताकतवर होने की वजह यह है कि तुम्हारी 3 दिव्य रोशनियां स्वर्ग को चुनौती देने वाली हैं। इसके अलावा मेरे पुराने रूप में इसे नियंत्रित करना स्वाभाविक रूप से मुश्किल है। ध्रुव ने सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से इस बात से वाकिफ था। सुलगते कमल की दिव्य रोशनी, विध्वंसक दिव्य रोशनी और सुनहरा बादशाह दिव्य रोशनी। स्वाभाविक रूप से इस दुनिया में इनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई दिव्य रोशनी नहीं थी। विनाशकारी शौर्य कमल, जो 3 स्वर्ग, विरोधी वस्तुओं और दिव्य रोशनी से बनी थी, को दबाना संभवतः असंभव था, भले ही कोई चाहता हो। ध्रुव ने एक बार फिर दिल में भावुक होकर आह भरी। वह और रुका नहीं। उसका शरीर हरकत में आया और वह तेजी से प्राचीन नील शहर की ओर उड़ चला। लोगों की अंतहीन भीड़ में ध्रुव का शरीर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक तैर रहा था। उसके हल्के हल्के घुमावों के कारण उसके आस पास के लोग उसके शरीर को छू नहीं पा रहे थे। कभी कभी कुछ लोग होते थे जो ध्रुव के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करते थे। हालांकि ध्रुव बस एक विचार से ही उन्हें दबा देता था। ध्रुव ने शायद ही कभी इतना चहल पहल वाला शहर देखा हो। दिन भर ट्रेनिंग करने की वजह से ध्रुव को शहर में अकेले होने का अकेलापन महसूस हो रहा था। अचानक ध्रुव ने अपना सिर उठाया और पाया कि उसके ठीक सामने रोशनी ऊर्जा की लहरें उमड़ रही थीं। अनायास ही उसके दिल में उत्सुकता की एक लहर उठी। उसके मुंह का कोना सिकुड़ गया और वह धीरे से वहां गया। यद्यपि ध्रुव की गतिविधियां धीमी प्रतीत हो सकती हैं, लेकिन यदि कोई ध्यानपूर्वक देखे तो उसे पता चलेगा कि उसका प्रत्येक कदम उसे अदृश्य तरीके से दर्जनों फीट आगे बढ़ने की अनुमति देता था। पलक झपकते ही कुछ गलियों की दूरी तय हो गई। जैसे ही वह पास पहुंचा, भीड़ के शोर से कुछ जानकारी सामने आई।
निसान असल में युवराज लाशिर के साथ दवा बनाने में प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। वह सचमुच मूर्ख है। नील शहर में कौन नहीं जानता कि युवराज लाशिर 100 सालों में नंबर 1 हकीम है। यह आदमी असल में युवराज लाशिर के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। उसे वाकई अपनी सीमाएं नहीं पता। भीड़ में से एक हट्टा कट्टा आदमी मंच के बीचों बीच एक दुबले पतले आदमी की तरफ देख रहा था। उसके मुंह का कोना अनायास ही एक ठंडी मुस्कान में बदल गया। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, वहां मौजूद सभी लोग उसकी बात दोहराने लगे। इस अंतहीन उपहास से अखाड़े में मौजूद उस आदमी का चेहरा हरा हो गया। उसका चेहरा अनिच्छा से भरा हुआ था और वह अपने सामने कढ़ाईदार कपड़े पहने उस युवक को घूर रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके मुंहुंडे था के कोने पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान थी। यदि निगाहें जानलेवा होती तो संभवतः उसके सामने वाला व्यक्ति उसकी निगाहों के सामने अनगिनत बार मर चुका होता। ही कैसा रहेगा? क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? अगर तुम मुझे हरा देते हो तो तुम आज ही ग्लेजा सार छीन सकते हो। मैं इसकी कीमत भी चुका दूंगा। लाशिर को निशान की खा जाने वाली निगाहों की जरा भी परवाह नहीं थी। वह बस बोलते हुए ठंडी हंसी हंस रहा था। दूसरी ओर निशान ने यह सुनकर गुस्से से भर गया। वह जिस नजर से लाशिर को घूर रहा था, वह लगभग आग उगल रही थी। हालांकि निशान के दिल का गुस्सा तब बुझ गया जब लाशिर के शरीर से आभा उमड़ी और शक्ति पूर्वज का दबाव प्रकट हुआ। शक्ति पूर्वज के सामने शक्ति सम्राट रैंक के शिखर पर उसकी ताकत कुछ भी नहीं थी। शक्ति पूर्वज वाकई बहुत ताकतवर था। जब दर्शकों ने लाशिर की आभा महसूस की तो वे तुरंत खड़े हो गए। युवराज लाशिर शक्ति पूर्वज रैंक में पहुंच गए। शक्ति पूर्वज बनने के लिए युवराज लाशिर को बधाई। अचानक पहले से ही शोरगुल से भरा हुआ यह क्षेत्र उबलते तेल के बर्तन की तरह और भी अधिक गर्म हो गया। दूसरी ओर 1 मीटर ऊंचे पत्थर के मंच के सामने खड़े ध्रुव के चेहरे पर एक उदासीन भाव था। अखाड़े में निशान को देखते हुए उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। ध्रुव की ताकत देखकर वह स्वाभाविक रूप से यह समझ सकता था कि निशान की अंदरूनी शक्ति लाशिर से जरा भी कम नहीं थी। अगर दोनों में सचमुच मुकाबला होता तो यह कहना मुश्किल था कि कौन जीतेगा। अचानक ध्रुव के मुंह के कोने पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। निशान की ओर देखते हुए उसकी आंखों में एक अतिरिक्त स्वीकृति झलक रही थी। जब लाशिर सबका सम्मान स्वीकार कर रहा था, तभी निशान की दृढ़ संकल्प भरी आवाज अचानक फूट पड़ी। लाशिर, मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूं। हम इस पत्थर के मंच पर दवा बनाने में प्रतिस्पर्धा करेंगे। जीतने वाला ग्लेजा सार ले जाएगा। इसके अलावा हारने वाला ग्लेजा सार के लिए भुगतान करेगा। प्रतियोगिता का विषय यह देखना होगा कि कौन बेहतर गुणों वाली दवा को बना सकता है। लाशिर का उदास और ठंडा चेहरा गायब हो गया। उसकी जगह एक दोस्ताना भाव आ गया। लाशिर ने हाथ बढ़ाकर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए आमंत्रण भरा इशारा किया। ठीक है, चूंकि भाई निशान सहमत हो गए हैं, इसलिए यहां उपस्थित सभी लोग गवाह बनेंगे। आज मैं लाशिर हकीम कौशल के मामले में निशान के साथ प्रतिस्पर्धा करूंगा। किसी भी इनकार को रोकने के लिए यहां उपस्थित सभी लोग आज के मैच के निर्णायक होंगे। सब कुछ आपके द्वारा तय किया जाएगा। लाशिर के मुंह से शब्द निकलते ही भीड़ में फिर से हंगामा मच गया। तरह तरह के शब्द निकले और सब निशान का मजाक उड़ा रहे थे। हा 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 हा, निशान, ओह निशान, तुम सच में नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जितनी जल्दी हो सके हार मान लो, अन्यथा तुम युवराज लाशिर के ट्रेनिंग का समय बर्बाद करोगे और खुद को शर्मिंदा करोगे। उस समय तुम बहुत शर्मिंदा होगे। हाँ हाँ हाँ, यह सही है। निशान, जल्दी से घुटने टेक दो और हार मान लो। अगर युवराज लाशिर खुश हैं तो वह सचमुच तुम्हें ग्लेजा सार दे सकते हैं। हाँ हाँ,
निशान के कानों में चारों ओर से तरह तरह की गालियां और उपहास गूंज रहे थे, जिससे उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी उंगलियों के बीच से चरमराहट की आवाजें निकल रही थीं, जिससे उसकी मनःस्थिति का पता चल रहा था। ये लोग वाकई बहुत मतलबी हैं। जब मेरा अनादि दल नील शहर में नंबर 1 दल था, तब इनकी हिम्मत अनादि दल का मजाक उड़ाने की नहीं थी। इनमें से किसके चेहरे पर चापलूसी का भाव नहीं था। अब जब एक बदमाश सत्ता में है और अनादि दल गिर गया है, तो ये लोग तुरंत हमारे खिलाफ हो गए। इंसान का दिल वाकई दोगला होता है। मंच के नीचे अखाड़े में निशान को देखते हुए ध्रुव के चेहरे पर एक पुरानी याद ताजा हो गई। निशान में ध्रुव खुद को उस समय के रूप में देख रहा था। निशान ने उसे जो एहसास दिया वह बहुत जाना पहचाना था। अखाड़े के पत्थर के मैदान पर निशान ने अपनी आस्तीनें लहराईं। कुछ ही देर बाद उसके सामने रोशनी की एक किरण चमक उठी। निशान के सिर के ऊपर 1 मीटर ऊंचा 3 पैरों वाला सुनहरा सिकाड़ा कड़ाही अचानक उसके सामने गिर पड़ा। जब लाशिर ने यह देखा तो वह ठंडी हंसी हंसा। जाहिर है वह निशान के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। कढ़ाई, आओ। गिरे हुए नदी देवता कढ़ाई। इसी तरह लाशिर ने अपनी आस्तीनें लहराईं और उसके सामने एक नीली रोशनी की किरण चमक उठी। इसके तुरंत बाद एक कढ़ाई, जो 3 पैरों वाली सुनहरी सिकाड़ा कढ़ाई से भी ज्यादा शक्तिशाली थी, अचानक लाशिर के सामने गिर पड़ी। कढ़ाई की शक्ति ने आकाश को हिलाकर रख दिया। जैसे ही वह नीचे गिरा, उसने पत्थर के मंच को तहस नहस कर दिया। ध्रुव को छोड़कर सभी लोग जल्दी से दूसरी इमारतों की छतों पर चले गए ताकि उस दिव्य कड़ाही को देख सकें। धूल के बादल छंटने के बाद ध्रुव की नजर गिरे हुए नदी देवता की कड़ाही पर पड़ी। ध्रुव ने चेहरे पर सुखद आश्चर्य के भाव के साथ विशाल कड़ाही को देखा। हो सकता है कि दूसरे लोग इस कड़ाही को न पहचान पाएं, लेकिन कढ़ाई की रैंकिंग के अपने ज्ञान के आधार पर अगर वह गलत नहीं था, तो यह दवा कड़ाही नदी देवता की दिव्य कड़ाही है, जिसे स्वर्गीय कड़ाही की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रखा गया था। हालांकि यह थोड़ा टूटा हुआ है, लेकिन इसे एक सुखद आश्चर्य माना जा सकता है। हाँ, ध्रुव के निरीक्षण में नदी देवता की दिव्य कड़ाही का आंतरिक भाग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इन लोगों ने इसे गलत कड़ाही कहा था। जब ध्रुव कड़ाही पर ध्यान दे रहा था, तभी दर्शकों ने ध्रुव को देख लिया। यही वह व्यक्ति था जो पत्थर के मंच के नष्ट होने के बाद भी मंच से बाहर नहीं गया था। अरे, यह व्यक्ति शायद मूर्ख है। उसने वहां रुकने की हिम्मत की है। क्या वह ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है? हाँ। जब उन्होंने ध्रुव को मंच में खड़ा देखा, तो दर्शक उसका मजाक उड़ाने लगे। लासीर ने ध्रुव की तरफ देखते हुए व्यंग्य किया। उसने ध्रुव के अस्तित्व पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब निशान ने दिव्य कड़ाही देखी, तो उसके दिल में एक गंभीर भावना जागृत हुई। यह कड़ाही किसी भी हकीम के लिए एक अनिवार्य वस्तु थी। यह दवा बनाने की प्रक्रिया में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु थी। कढ़ाई की गुणवत्ता काफी हद तक गोली की गुणवत्ता निर्धारित करती है। एक अच्छा कड़ाही अप्रत्यक्ष रूप से सफलता दर को बढ़ा सकता है और यहां तक कि गोली के औषधीय गुणों को भी बढ़ा सकता है। इसलिए जब दिव्य कड़ाही मंच में प्रकट हुई, तो निशान ने अचानक अपने दिल पर दबाव की लहर महसूस की। चूंकि कड़ाही खुल गई है, तो चलो शुरू करते हैं। निशान, मुझे देखने दो कि तुम्हारे जैसा रैंक 6 का उच्च श्रेणी का हकीम कितना सक्षम है। लाशिर ने अपनी हथेली सामने रखी कड़ाही पर पटकी। उसने एक बार फिर अपनी आस्तीन हिलाई और सैकड़ों रंग बिरंगी प्रकाश किरणें फूट पड़ीं। सैकड़ों जड़ी बूटियां कड़ाही में फेंके जाने से पहले वे हवा में घूमती रहीं। स्वर्णिम रोशनी, उठो। एक धीमी चीख के साथ लाशिर की हथेली जोर से आग के गड्ढे में जा गिरी। तुरंत ही एक चमकदार सुनहरी रोशनी आसमान में फैल गई।
गर्म लपटों की तीव्रता भी तुरंत ही आसपास के सभी लोगों पर छा गई। हवा तुरंत शुष्क और गर्म हो गई। सांस लेते ही गला असामान्य रूप से सूख गया। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का सारा पानी सोख लिया गया हो। सुनहरी रोशनी बिखर गई और औषधीय कड़ाही के भीतर टिमटिमाती कांच जैसी सुनहरी लपटों का एक समूह प्रचंड रूप से जलने लगा। यह प्रचंड रोशनी कड़ाही से निकलकर आकाश की ओर उठी। वह आभा मंडल बिल्कुल किसी राजा के संसार को देखने जैसा था। यह युवराज लाशिर की स्वर्गीय स्वर्णिम रोशनी की ताकत है। वह वास्तव में एक कुलीन शक्तिपूर्वज होने के योग्य है। अपनी आभा को प्रकट करके वह वास्तव में ऐसी ताकत प्रदर्शित करने में सक्षम है। यह वास्तव में असाधारण है। इस समय कई लोगों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। कड़ा के भीतर जलती हुई सुनहरी रोशनी को देखते हुए उनके चेहरे पर ईर्ष्या का भाव था। उनके स्वर में चापलूसी भी झलक रही थी। यह सही है, यह स्वर्णिम रोशनी असाधारण है। अफवाह है कि यह रोशनी रैंक 7 के तिलस्मी जानवर स्वर्णिम रोशनी के शरीर के भीतर पैदा हुई थी। इसकी क्षमता असाधारण है और इसमें इतना उच्च तापमान है कि यह दुनिया को जला सकता है। यह अतुलनीय रूप से भयानक है। स्वर्णिम रोशनी के शरीर को जोड़कर इस स्वर्णिम रोशनी को रैंक 7 तिलस्मी जानवरों के बीच अजेय कहा जा सकता है। इस व्यक्ति के शब्द अभी सुनाई ही दे रहे थे कि एक ठंडी हंसी फूट पड़ी, इससे पहले कि सभी के चेहरे पर भाव बदल पाते। छी! आप सभी केवल यह जानते हैं कि स्वर्गीय स्वर्णिम जानवर की ताकत राक्षसी है और इसे रैंक 7 तिलस्मी जानवरों के बीच एक अजेय अस्तित्व कहा जा सकता है। हालांकि आप यह नहीं जानते कि युवराज लाशिर के हाथ में स्वर्गीय स्वर्णिम रोशनी एक वयस्क स्वर्गीय स्वर्णिम जानवर के शरीर से प्राप्त हुई थी, जिसे युवराज लाशिर ने व्यक्तिगत रूप से मार डाला था। इसलिए यह कहानी कि स्वर्गीय स्वर्णिम जानवर अपने ही रैंक के लोगों के बीच अजेय है, केवल एक मजाक है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, हमारे युवराज लाशिर के सामने सच बोलने के लिए उसे अगर बाघ है तो लेट जाना चाहिए और अगर अजगर है तो सिकुड़ कर रहना चाहिए। ये शब्द बोलते ही एक और हंगामा मच गया। लाशिर की ताकत को देखते हुए वह अभी शक्तिपूर्वज रैंक में पहुंचा था। हालांकि यह स्वर्णिम रोशनी कई वर्षों से लाशिर के साथ थी। यह वाकई अप्रत्याशित था कि शक्तिपूर्वज बनने से पहले ही लाशिर ने स्वयं एक रैंक 7 तिलस्मी जानवर को मार डाला था। इस युद्ध का परिणाम भयावह माना जा सकता है। दुर्भाग्य से, जबकि हर कोई इन शब्दों से हैरान था, उन्होंने यह नहीं देखा कि नील शहर के संत दल का प्रतीक आश्चर्यजनक रूप से उसके वस्त्र की छाती पर कढ़ाई किया गया था। जबकि मंच के नीचे सभी लोग आश्चर्य से चर्चा कर रहे थे। लाशिर, जो मंच के बीच में था, उनके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान थी और वह भीड़ पर अपनी नजरें घुमा रहा था। कितने बेवकूफ हैं ये ऐसी बातों पर कैसे यकीन कर सकते हैं? अरे, ये वाकई बेवकूफ हैं। स्वर्गीय स्वर्णिम जानवर, उस जमाने की मेरी तो बात ही छोड़िए, आज के जमाने के मुझे भी एक शावक से निपटने से पहले 2 बार सोचना पड़ता। एक वयस्क तिलस्मी जानवर की तो बात ही छोड़ दीजिए। कितने बेवकूफ हैं ये। लाशिर मन ही मन ठंडी हौंसी। उसने एक बार फिर निशान की ओर देखा। उसके चेहरे के भाव अचानक गर्म हो गए। हालांकि इस भाव के पीछे का कारण बताने की जरूरत नहीं थी। भाई निशान, क्या मैं जान सकता हूं कि आपकी रोशनी किस प्रकार की है? यह एक दिव्य रोशनी हो सकती है जो सभी को चौंका देगी। हाँ, निशान ने लाशिर को गौर से देखा। उसके भाव अचानक हिंसक हो गए। हौंसते हुए उसके मुंह का कोना एक चंचल मुस्कान में बदल गया। यद्यपि यह कोई प्राकृतिक दिव्य रोशनी नहीं है, फिर भी यह तुमसे लड़ने के लिए पर्याप्त होगी। निशान ने हाथ बढ़ाकर इशारा किया और बोला। उसकी नजरें लाशिर की आंखों में गढ़ी गईं और अचानक एक धीमी चीख निकली। हरी रहस्यमय रोशनी, उठो!
इस धीमी चीख के बाद निशान के सामने अचानक हरी हरी लपटों का एक समूह हवा में उठा। जैसे ही लपटें दिखाई दीं, हवा में तुरंत पानी का एक भाप सा उठने लगा, लेकिन इसके अंदर का उच्च तापमान सांस लेने के बाद शरीर को अतुलनीय रूप से गर्म महसूस कराता था, मानो शरीर भस्म हो जाएगा। यह रोशनी वास्तव में दुनिया की हर चीज को अपने काम में लाने में सक्षम थी। यह दृश्य लाशिर की स्वर्णिम रोशनी के बिल्कुल विपरीत थी। एक रोशनी का तापमान इतना भयानक था कि सब कुछ वाष्पित हो सकता था और शरीर को चोट पहुंचा सकता था। दूसरा, दुनिया की जलवाष्प को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता था। यह सीधे तौर पर किसी के सबसे कमजोर आंतरिक अंगों पर हमला कर सकता था और उसकी नींव को चोट पहुंचा सकता था। टकराना। निशान ने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया और सामने जलती हरी रोशनी में डाल दिया। उसने तुरंत अपना हाथ भींच लिया और उसे अपने हाथ में थाम लिया। किसी की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना निशान का हाथ अचानक जोर से लहराया। हरे रंग की रोशनी एक लंबी रोशनी में बदल गई। जैसे ही निशान उसे हिलाता रहा, वह आसमान में उड़ गई। हरे रंग की रोशनी हवा में उड़ रही थी। उस पर हरे रंग की रोशनी हल्की सी दिखाई दे रही थी। अगर कोई उसे ध्यान से न देखे तो यह नहीं बता पाएगा कि इस जगह पर कोई रोशनी है। हालांकि हरे रंग की रोशनी साधारण दिखती थी, लेकिन वह अत्यंत शक्तिशाली थी। अगर कोई निम्न साधना स्तर वाला व्यक्ति उसकी ओर देखता तो उसका दिल गर्म हो जाता और उसकी शक्ति उग्र हो जाती। अगर वह गंभीर होती तो वह तुरंत आग में जल उठता। इससे पता चलता था कि यह हरे रंग की रोशनी कितनी शक्तिशाली थी। हालांकि कुछ तेज नजर वाले लोगों ने जब गर्म हवा को जलते देखा तो तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह रोशनी पौराणिक हरी वर्ण रहस्यमय रोशनी थी। यह वास्तव में हरी वर्ण रहस्यमय रोशनी है। यह एक शक्तिशाली अस्तित्व है जो दिव्य रोशनी के बाद दूसरे स्थान पर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि निशान इसे प्राप्त करने के लिए इतना भाग्यशाली होगा। स्वर्ग वास्तव में अनुचित है। जैसे ही यह आवाज निकली, वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। अभी तक शांत नहीं हुई भीड़ फिर से लगातार चिल्लाने लगी। एक के बाद एक सदमे की झलक वाली आवाजें गूंजी। हरी वर्ण रहस्यमय रोशनी। हालांकि भीड़ में ऐसे लोग भी थे जो लाशिर की अंधभक्ति कर रहे थे। इस समय भी वे अपने दिलों में उठे सदमे को दबाने और उन लोगों का खंडन करने की पूरी कोशिश कर रहे थे जो मानते थे कि यह हरी वर्ण वाली रहस्यमयी रोशनी है। अरे, क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है? हरी वर्ण रहस्यमय रोशनी जैसा अस्तित्व निशान कैसे प्राप्त कर सकता है? यह शायद इस बदमाश का एक दिखावा है। वह इसका इस्तेमाल युवराज लाशिर के आत्मविश्वास को नष्ट करने के लिए करना चाहता है। यह व्यक्ति सचमुच षड्यंत्रकारी है। हे, अब जब अनादि दल गिर गया है तो वे और क्या नहीं कर सकते? मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर यह एक धुआंधार पर्दा है तो इस दृश्य का प्रदर्शित होना असंभव है। यह असली है या नकली, हम इसे देखकर ही जान पाएंगे। तुरंत ही शुरू में शोर मचाने वाली भीड़ और भी ज्यादा उन्मादी हो गई। हरी वर्ण रहस्यमयी रोशनी का आकर्षण वाकई असाधारण था। दिव्य रोशनी के नीचे नंबर एक रोशनी का नाम ही इस भीड़ को पूरी तरह से पागल करने के लिए काफी था। ध्रुव भी यह दृश्य देखकर धीरे से मुस्कुराया। इस रोशनी ने सचमुच उसके दिल में थोड़ी दिलचस्पी जगा दी थी। धधकते और मंद जल का मिश्रण कुछ हड्डियों को जमा देने वाली रोशनी जैसा था। हालांकि यह दिव्य रोशनी की रैंकिंग में नहीं था, फिर भी यह वाकई बहुत अच्छा था। निशान के हाव भाव बदल गए। शुरू में तो वह ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि आज लासीर ने उसका बार बार मजाक उड़ाया था, इसलिए अब उसके पास अपना असली तुरुप का पत्ता निकालने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक कठोर चीख के साथ निशान के सिर के ऊपर मोड़राती हरी रोशनी अचानक चमक उठी। दुनिया को निहारती एक वीर आभा अचानक आसमान में उड़ गई। जैसे ही यह आभा फैली, वह स्वर्णिम रोशनी
जो क्षण भर पहले स्वर्ग को चुनौती देने वाली शक्ति से युक्त थी, क्षण भर में मंद पड़ गई। मानो किसी साधारण व्यक्ति ने अपने राजा को अस्थिर होकर डोलते हुए देख लिया हो। इस समय ध्रुव के शरीर में दिव्य रोशनी भी थोड़ी उत्तेजित थी। एक दिव्य रोशनी होने के नाते एक दिव्य रोशनी किसी दूसरी रोशनी को अपने ऊपर प्रभुत्व कैसे दे सकती थी? ध्रुव स्वाभाविक रूप से असहाय था। एक विचार के साथ उसने दिव्य रोशनी को दबा दिया और उन दोनों को देखता रहा। जब भीड़ की आंखों में सुनहरी आग का दृश्य प्रतिबिंबित हुआ, तो जो लोग अभी भी निशान पर संदेह कर रहे थे, उनके चेहरे तुरंत सदमे में बदल गए। निशान को देखते हुए उनकी आंखें अंतहीन लालच से भर गईं। लाशिर ने भी हैरानी से निशान को देखा। उसकी आंखों में एक अवर्णनीय ठंडक थी। जाहिर है, लाशिर इस बात से नाराज था कि निशान ने उसे इस मामले में दबा दिया था। हालांकि इसके तुरंत बाद लाशिर ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, मैंने भाई निशान को सचमुच कम करके आंका है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई निशान के पास सचमुच ऐसी रोशनी होगी। चूंकि ऐसा ही है, तो आइए आज हम दाम बढ़ा दें। अगर हम दोनों में से कोई भी हार जाता है, तो हमें अपनी रोशनी सौंपनी होगी। बेशक मुझे पता है कि भाई निशान की हरी वर्ण रहस्यमय रोशनी अनमोल है और मेरी स्वर्णिम रोशनी की तुलना उससे नहीं की जा सकती। इसलिए मैं उसी मूल्य की किसी चीज का उपयोग करके इस स्वर्णिम रोशनी को भाई निशान के दाम में जोड़ दूंगा। अन्यथा मैं इस अनमोल रोशनी को नीचे गिरा दूंगा। अपने शब्दों के अंत में लाशिर के स्वर में लालच का एक और संकेत था। जब निशान ने यह देखा, तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। जैसे ही वह खंडन करने वाला था, लासीर ने सीधे अपना मुंह खोला और उसके मुंह से निकलने वाले शब्दों को रोक दिया। भाई निशान, यह मत कहो कि तुम मेरे सुझाव से डरते हो। अगर ऐसा है, तो मैं इसे तुम्हारी ओर से हार मानने और हार मानने की पहल के रूप में मानूंगा। जब निशान ने यह सुना, तो उसका दिल स्वाभाविक रूप से गुस्से से भर गया। इस लाशिर ने आज बार बार उसका रास्ता रोका था। यह वाकई बहुत गुस्सा दिलाने वाला था। हालांकि लाशिर ने उसकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने अपना सारा ध्यान सामने रखी कड़ाही पर लगा दिया। पहले चूंकि शूजेन सिर्फ कड़ाही गर्म कर रहा था, इसलिए उसने जड़ी बूटियों को निखारना शुरू नहीं किया था। अब जब उसने शुरू किया, तो कई लोगों की निगाहें तुरंत उसकी ओर मुड़ गईं। जैसे ही लाशिर खुद पर प्रसन्न हो रहा था, निशान के हाथों ने एक सील बना ली और अंदरूनी शक्ति फैल गई। उसी समय उसके सामने रखी कड़ाही चमक उठी। निशान के हाथ ने कड़ाही के ऊपरी हिस्से पर थपथपाया और कड़ाही का ढक्कन खुल गया। निशान ने हाथ हिलाया और हवा में चमकीली रोशनी फैल गई। सैकड़ों औषधीय जड़ी बूटियां हवा में तैर रही थीं। उनमें से हर एक से एक अत्यंत तीव्र औषधीय सुगंध निकल रही थी, जो हजारों मील तक फैल रही थी। एक नज़र में ही पता चल जाता था कि ये असाधारण वस्तुएं हैं। नीचे खड़ी भीड़ की पुतलियां सिकुड़ गईं और वे उनसे नजरें नहीं हटा पा रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वे इतने भाग्यशाली थे कि उन्हें पहली बार ये चीजें देखने को मिले थे। ये सभी बेहद महंगी चीजें थीं। फिर भी ये खास जड़ी बूटियां इस कूड़ेदान के हाथ में क्यों थे? हुम्फ! जानबूझकर रहस्यमय चीजें। लाशिर ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। भीड़ के सामने उसकी चमक एक बार फिर छिन गई, जिससे उसे निराशा की लहर महसूस हुई। पहली छाप सबसे गहरी थी। उसने निशान को कभी अपनी नजरों में नहीं रखा था, इसलिए वह बस यही मान सकता था कि निशान बस दिखावा कर रहा है। फिर भी लाशिर किसी भी तरह की असुविधा में नहीं पड़ना चाहता था। कुछ ही देर बाद उसके हाथ बदल गए। एक क्षण में उसके हाथों से एक अत्याचारी अंदरूनी शक्ति फूट पड़ी और कड़ाही में औषधीय जड़ी बूटियों की ओर बह गई। कहावत है, पारखी हुनर देखता है, जबकि आम आदमी उत्साह देखता है। हालांकि भीड़ में किसी को भी हकीम की गोलियों की परवाह नहीं थी, फिर भी इस गति को देखकर ही लोगों में बेहद उत्साह भर गया। दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा को लेकर ध्रुव स्वाभाविक रूप से दिलचस्पी नहीं ले रहा था। हालांकि
निशान का किरदार उसे काफी पसंद था, इसलिए वह मन ही मन उसे देखने के लिए इंतजार कर रहा था। जैसे ही शोधन शुरू हुआ, दोनों औषधीय कड़ाहियां विभिन्न प्रकार के औषधीय सार से भर गईं। कुछ चिपचिपे तरल थे, जबकि कुछ पाउडर के रूप में। दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा अंततः आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई मानी जा सकती है। एक दिन चुपचाप बीत गया। देखने वालों की भीड़ की जगह और ज्यादा भीड़ ने ले ली थी। हालांकि औषधीय गोलियां अभी भी परिष्कृत होने की प्रक्रिया में थीं। ऐसा लग रहा था कि दोनों को औषधीय गोलियों को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में काफी समय लगेगा। इन लोगों में कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने देखा कि हालांकि परिधि पर बैठे दर्शक लगातार इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन काले कपड़ों वाला एक व्यक्ति बिना किसी बदलाव के मैदान के बीचों बीच सीधा खड़ा था। बस वह अभी भी उन दोनों को औषधि शोधन करते हुए देख रहा था, मानो वह चौंककर उसमें तल्लीन हो गया हो। ध्रुव ने सहजता से अपनी नजर लाशिर की कड़ाही में रखी भ्रूणीय औषधि की गोली पर घुमाई। अनायास ही उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक उभर आई। हालांकि लाशिर एक अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन उसकी ताकत वाकई बुरी नहीं थी। अपने दिल में थोड़ा अचंभित होकर ध्रुव ने एक बार फिर निशान की ओर नजर घुमाई। उसकी आंखों की गहराई में एक चमक दौड़ गई। एक रैंक 7 महान रिकवरी पिल है और दूसरी रैंक 7 पोरिया पिल है। ये दोनों ही रैंक 7 गोलियों में सर्वोच्च श्रेणी की उपचार औषधीय गोलियां हैं। हालांकि महान रिकवरी पिल की शोधन विधि को नियंत्रित करना आसान है। लाशिर को यह भी पता है कि कैसे चुनना है। इस तरह उसके सफलतापूर्वक शोधन की संभावना निशान की तुलना में अधिक है। औषधीय शक्ति के संदर्भ में निशान द्वारा परिष्कृत पोरिया पिल वास्तव में महान रिकवरी पिल से बेहतर है। हालांकि इसे परिष्कृत करने की कठिनाई महान रिकवरी पिल से कहीं अधिक है। यह वास्तव में अनिश्चित है कि क्या निशान लाशिर को हरा पाएगा। समय उड़ता गया। 5 दिन बाद उस औषधीय कड़ाही से, जो शुरू से ही नहीं बदली थी, अचानक एक अजीब सी खुशबू फैली। यह खुशबू एक गोली की खुशबू थी। जैसे ही यह गोली की खुशबू फैली, पूरा नील शहर तुरंत जीवंत हो उठा। यह एक गोली की खुशबू है। यह गोली की खुशबू है जो केवल रैंक औषधीय गोली से ही बन सकती है। गोली की खुशबू जितनी घनी होगी, औषधीय गोली का औषधीय प्रभाव उतना ही मजबूत होगा। इस गोली की खुशबू को देखते हुए यह औषधीय गोली निश्चित रूप से रैंक 7 औषधीय गोलियों में एक हाई ग्रेड की गोली है। गोलियों की खुशबू फैलते ही 5 दिन पहले वाली औषधीय गोलियों की प्रतियोगिता की याद फिर से सभी को आ गई। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अब तो ऐसा लग रहा है कि इस औषधीय गोली प्रतियोगिता का नतीजा सामने आने ही वाला है। अगर कोई अभी जाकर युवराज लाशिर को संतुष्ट कर दे, तो उसे रैंक 7 की औषधीय गोली भी मिल सकती है, जो युवराज लाशिर खुद उसे देंगे। ये शब्द बोलते ही सभी का हौसला बढ़ गया। रैंक 7 की गोली एक दिव्य गोली थी, जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब जब उन्हें इसे मुफ्त में पाने का मौका मिला था, तो स्वाभाविक रूप से सभी इसे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। तुरंत लोगों का एक बड़ा समूह तेजी से उस मंच की ओर दौड़ा जहां ध्रुव मौजूद था। क्षण भर में ही वह मंच, जो 1 घंटे पहले तक खाली था, असंख्य लोगों से भर गया। आकाश और धरती पूरी तरह भर गए, यहां तक कि पानी की एक बूंद भी वहां से नहीं गुजर सकती थी। यहां तक कि कुलीन शक्ति सम्राट भी उस समय आसमान में फैली हुई गोभी की तरह थे। तुरंत ही कुछ लोगों की नजर ध्रुव पर पड़ी, जो निशान और ध्रुव के बीच खड़ा था। ध्रुव को देखते ही अशांत मानव प्रवाह से एक ठंडी खर्राट निकली। यहां तक कि एक दूसरा शक्ति सम्राट भी था, जिसने अपना मुंह खोला और चीख पड़ा। यह बदमाश कहां से आ गया? क्या इसे नहीं पता कि युवराज लाशिर एक गोली को बना रहे हैं? हम सब नियमों के अनुसार मंच के बाहर खड़े हैं। तुम्हें बीच में खड़े होने का क्या अधिकार है?
यहां से निकल जाओ और युवराज लाशिर की गोली शोधन प्रक्रिया में बाधा मत डालो। इससे पहले कि उसकी कर्कश आवाज सुनाई देती, शक्ति सम्राट पहले ही आगे बढ़ चुका था और उसने ध्रुव को पकड़ लिया था। वह नहीं चाहता था कि जिस रैंक 7 की गोली का उसने बेसब्री से इंतजार किया था, वह किसी और के हाथ लगे। इस वक्त जब उसने देखा कि ध्रुव असल में उन दोनों के बीच खड़ा है, तो उसके दिल में तुरंत एक योजना उभर आई। इस समय वह ध्रुव को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा था। एक तो वह लाशिर के सामने अपनी धाक जमाना चाहता था, दूसरा वह अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता था और सबको अपनी ताकत दिखाना चाहता था। वहां से वह सुरक्षित जगह पर खड़ा हो सकेगा। उसका शरीर हिला और शक्ति सम्राट के शिखर पर एक शक्तिशाली आभा अचानक फैल गई, जिससे अनगिनत लोग कांप उठे। यह अप्रत्याशित था कि इस व्यक्ति की शक्ति वास्तव में इतनी भयावह थी। संभावना थी कि उन्हें कोई मौका न मिले। यह विचार अभी सबके दिलों में आया ही था कि अचानक एक ठंडी खर्राटें, जिसमें एक अद्वितीय दबाव था, प्रसारित हुईं। तुम तो अभी शक्ति सम्राट के शिखर पर हो, फिर भी तुम इतना साहसी होने की हिम्मत कर रहे हो। दफा हो जाओ, आज इस जगह तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जैसे ही यह ठंडी खर्राटियां निकलीं, ध्रुव की ओर तेजी से बढ़ रहा। शक्ति सम्राट अचानक हवा में से किसी तोप के गोले की तरह उड़ गया। वहां मौजूद सभी लोग एक बार फिर चौंक गए। जो व्यक्ति आया था वह वास्तव में एक शक्ति पूर्वज था। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, वह आवाज एक बार फिर ध्रुव की ओर मुड़ गई। उस शांत, बूढ़ी आवाज में एक ऐसा जबरदस्त एहसास था जिसे दबाना नामुमकिन था। बेटे, अभी अभी तो मैंने तुम्हारी जान बचाई है और इसे तुम पर एक एहसान माना जा सकता है। मुझे तुमसे कुछ भी वापस नहीं चाहिए। तुम्हें खुद ही यहां से चले जाना चाहिए। यह जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये शब्द सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह बूढ़ा आदमी दरअसल अपनी वरिष्ठता का फायदा उठाकर किसी को सीधे भगा रहा था। एक पल में वहां मौजूद सभी लोग इस बूढ़े पर आहें भरने लगे। बूढ़ा तो हो ही गया है, फिर भी कितना बेशर्म है। सच में कुत्ते की तरह जी रहा है। यह सुनकर ध्रुव थोड़ा चौंक गया। उसके मुंह के कोने पर अनायास ही एक ठंडी मुस्कान उभर आई। जवाब देते हुए उसका स्वर उदासीन था। तुमने मुझे बचाया? के क्या मैंने तुम्हें बचाने के लिए कहा था? तुम तो बस दूसरों के काम में दखल दे रहे हो। ये शब्द सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। क्या इस बदमाश को नहीं पता था कि जिसका वो सामना कर रहा है वो एक सच्चा कुलीन शक्ति पूर्वज है? यह सुनकर कुलीन शक्ति पूर्वज के दिल में गुस्सा भर आया। ध्रुव के कठोर शब्दों ने उसके दिल में अपमान की लहर दौड़ा दी। हालांकि ऐसा था, फिर भी वह दिल से मूर्ख नहीं था। ध्रुव से पूछते हुए उसका स्वर नरम और गहरा था। क्या मैं जान सकता हूं कि आप दल के वंशज हैं? मेरे पुराने जमाने में कई दलों के कुछ बुजुर्गों के साथ मेरे अच्छे संबंध थे। हो सकता है कि मैं आपके बुजुर्ग से भी परिचित हो। ध्रुव मुस्कुराया। मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए उसके चेहरे पर उपहास धीरे धीरे गहरा होता गया। मुझे माफी सात्रा ध्रुव के इंसात देदी करना, मैं किसी दल का सदस्य नहीं हूं। इसके अलावा तुम्हारे पास मेरे बड़े से परिचित होने की योग्यता भी नहीं है। टकराना। ध्रुव की आवाज सुनाई देने से पहले ही एक कुलीन शक्ति पूर्वज का शक्तिशाली दबाव ध्रुव पर दबाव डालने लगा। हालांकि ध्रुव ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसका शरीर अभी भी नहीं हिला। उसकी नजरें उस औषधीय गोली पर टिकी रहीं जो निशान के औषधीय कड़ाही में खत्म होने वाली थी। उसका भाव शांत था। तो दोस्तों, यह था ध्रुव रिटर्न का आज का एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल स्टोरी वोकल पर। उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर नए एपिसोड की जानकारी तुरंत मिल सके। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलें।
वहां आपको खास अपडेट्स और अगली कहानियों की झलकियां सबसे पहले मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कमेंट करके बताइए कि आज के पार्ट का आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा रहा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।